नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। लेकिन बंगाल में नाश्ता बड़ा सौम्य तरीके का होता है। कभी मूढ़ी खा लेते हैं, कभी चॉप खा लेते हैं, कभी ब्रेड टोस्ट खा लेते हैं। तो क्या खाते हैं अधीर रंजन चौधरी, जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन? लेकिन बंगाल में तो उन्हें अधीर दा के नाम से ही कहा जाता है। दादा, स्वागत है आपका हमारे शो पर। आज चाय के साथ क्या क्या है? मूढ़ी है और यही रहता है आपका नाश्ता भी? हाँ, खा लेता है, जो मिलते हैं खा लेते हैं, ऐसा नहीं। कोई खास मेनू तो नहीं है। पेट भराने के लिए जो जो चाहिए कर लेते हैं। मुझे बताया जाता है आपके पास खाने का समय नहीं होता, तो आप गाड़ी में ही खाते रहते हैं। नहीं, और ऐसा बाकी नहीं, ऐसा नहीं। जितना है वो गाड़ी ऐसे में ही रह चलता जाते है। हैं। मैं नहीं, जो ज्यादा सा राजनीति जो कर रहे हैं, करते हैं, जो लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, प्रत्याशी बनते हैं, उन लोगों को गाड़ी में खाना रहना पड़ता, क्योंकि लोगों के सामने, मतलब मान लीजिए कि वोटरों की सामने भूख भी लग जाए तो खाने में दिक्कत होते हैं। लोग क्या सोचेंगे, वोट मांगते होते खा रहे हैं, तो भी छुपा के रख के खाना पड़ते। तो इसलिए जैसे कि गाड़ी में जरूरत पड़ते तो 2-4 बिस्किट खा लेते, 1-2 फल पकौड़े खा लेते जो मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपको एंग्री यंग मैन कहा जाता है और गुस्से से आपके बहुत लोग डरते हैं? नहीं, तो नहीं। अधीर रंजन चौधरी को इतना गुस्सा क्यों आता है? मेरा कोई गुस्सा नहीं है, ऐसा क्या बात है। हो सकता है किसी को, दूसरे को ऐसा लग सकता है, मुझे तो पता नहीं, किसी को लग सकते हैं। आपने कह रहे हैं, सुना होंगे आपके कहीं से। नहीं, मैंने देखा है। मैं तो आपको 20 साल से देख रही हूँ, मैंने तो आपको देखा है गुस्सा करते हुए। ये तो आपका शांत वर्जन है। नहीं नहीं नहीं। बेमतलब क्यों गुस्सा होंगे? गुस्सा होने की कोई वजह जरूर रहती है। कोई कोई अगर वजह रहे, कोई कारण रहे, तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। वर्तमान की राजनीति में अधीर रंजन चौधरी को सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है? बीजेपी पर ही आता है? देखिए, ये गुस्सा गुस्सी की राजनीति तो नहीं करते हम लोग, विचारधारा की राजनीति करते हैं। विचारधारा को, हमारा अपना विचारधारा को बरकरार रखते हुए अगर कोई कहीं इसका विरोध होते, तो जिस ढंग से विरोध करना चाहिए उसी ढंग से विरोध करते हैं। बस ऐसा कोई व्यक्तिगत स्तर पे तो किसी के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। जो भी विरोध है हमारा, वो विचारधारा की विरोध होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कांग्रेस का और आपका क्या स्टैंड है? आपको लगता है कि इसकी वजह से जिन्होंने पैसे दिए हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, या फिर जिन पार्टियों ने पैसे लिए हैं उनका खुलासा ज्यादा जरूरी था? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि हमारे न्यायपालिका ने, न्यायाधीशों ने जो ये फैसला लिए थे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की चलते, इसको एक क्रांतिकारी माना जाता है। जिस दिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड सदन में पारित हुई थी, मेरा ख्याल है कि हमारे दिवंगत नेता अरुण जेटली साहब ने ही इसके ये कानून को सदन में पारित कराए थे। उसी दिन भी हम लोग इसका विरोध किए थे, ऐसा नहीं, ये नई बात नहीं है। तो ये विरोध हम बराबर किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो छुपी हुई राज थे इसके अंदर। चोरी छुपी फांड लेके हमारा सत्तारूढ़ पार्टी कहिए, कोई भी पार्टी, हमारा पार्टी भी लिए है, तो इस तरीके हमें कभी पसंद नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने कैश में बहुत सारे डोनेशंस लिए, और क्योंकि वो जन पार्टी तक नहीं पहुंचते थे, इसलिए आपके डोनेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कम दिखते हैं। हमारे डोनेशन इसलिए कम दिखते हैं कि हम चोरी की धंधा नहीं करते, और धंधा के साथ साथ चंदा नहीं लेते। मोदी जी और सत्तारूढ़ पार्टी एक नया तरीका बाजार में चालू कर दिए हैं कि चंदा दिया करो और धंधा किया करो। तो चंदा और धंधा के बीच में ये जो नापाक रिश्ता, ये रिश्ता हमारी इस सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते आम लोगों के सामने पेश कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन सारी क्षेत्रीय पार्टियों में भी सबसे ज्यादा चंदा उनके पास आया है। सब ने इसमें अचंभित है, मैं भी अचंभित हूं कि भाई बीजेपी पार्टी तो है, सब जानते हैं कि जहां मोदी जी है सब कुछ मुमकिन है। ये तो 200-400, 1-2 हजार की बात होते हैं। इससे बहुत सारे चांदा, इससे ज्यादा बहुत सारे चांदा आते हैं। हर चांदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं है, तो बाहर में भी आते हैं। वो जो हवाई जहाज चलते हैं दिन रात, देश की एक कोने से दूसरे कोने,
बिना मुफ्त में तो नहीं चलते, इसका भी तो किराए होते हैं, इसका भी तो ईंधन की पैसा की जरूरत होते हैं, वो अलग रख दो। ये तो 8,000 9,000 करोड़ की बात है, ये तो पीन आठ है बीजेपी पार्टी के लिए। लेकिन मुझे बड़ा अचंभित लगे कि ये क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते तृणमूल कांग्रेस, इनको पास इतने पैसे धन कहां से आ गए? क्योंकि मान लीजिए कि एक नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, हर कोने में कांग्रेस पार्टी है देश के लिए, ठीक है, उनके पास भी चंदा आए हैं, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक स्टेट की पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी है, इनकी जेब में, इनकी फंड में इतने धन कहां से आए हैं, ये हमें बड़ा अचंभित किया है। ये बंगाल में तो रोजाना दीदी कहते हैं कि हम निर्धन की पार्टी बनाते हैं, हम निर्धन लोगों के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन ये निर्धन वालों के पास इतने धन कहां से आ गए, इसका राज क्या है, ये राज का भी खुलासा होना चाहिए। पार्थो चैटर्जी की बात कर रहे हैं, तृणमूल नेता पार्थो चैटर्जी की बात कर रहे हैं। तृणमूल नेता की, नेता नहीं, मंत्री के घर से, तो वो तो हम लोग देखिए पहले बार थोड़ा अचंभित हो चुके थे। 50 करोड़ रुपया, वो भी नगदी। देखिए बंगाल के लोग के पास इतना नगदी पैसा एक सपना की जैसे है, खासकर बंगाल के लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, बंगाल मतलब बंगाली लोगों के पास। इसलिए कभी कभी कहते हैं, मजाक उड़ाते हुए हम लोग, ये बंगाली तो कंगाली है, क्योंकि यहाँ जितने पैसा मारवाड़ी, गुजराती, तरह तरह के लोगों के पास है, बंगाली के पास पैसा नहीं होता, बंगाली की जेब खाली रहते। तो इसलिए हम कहते हैं कि बंगाली कंगाली है। लेकिन वो बंगाली की नेता के घर से जो करोड़ों की बंडल निकालते आते हैं, तो हम देख के उस समय घबराहट पैदा हो गए थे। फिर अभी तो छोड़िए 50 करोड़, अभी तो 1,500 2,000 करोड़ की बात हो रहे हैं, तो इसमें और ज्यादा अचंभित होने लगे हम लोग। ये नया मतलब एक नजारा हम देख रहे हैं। तो मुझे बताइए, आपने बंगाली की अस्मिता की बात की, तो बंगाल में आप ही के खिलाफ यूसुफ पठान को उतार देना तृणमूल कांग्रेस से, उस पार्टी द्वारा जो हमेशा कहती है बहिरागत पे सवाल उठाती है, देखिए कैसे देखते हैं? देखिए मैं ये बहिरागत, ये बाहर वाले, इस तर्क में मैं नहीं फंसना चाहते। बात बड़ी साफ है, हमारे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान ने हमें ये नहीं पाबंदी लगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य कोई चुनाव लड़ने नहीं जा पाएंगे। ये कोई पाबंदी तो नहीं है। क्या इस बार अधीर रंजन चौधरी चुनाव की पिच पर यूसुफ पठान की बैटिंग और बॉलिंग के लिए तैयार हैं? देखिए मैं हर मौसम में लड़ने वाला एक आदमी हूं, चलने वाला, खेलने वाला, हर मौसम में मेरे लिए कोई व्यक्ति फर्क नहीं पड़ते। मैं सुबह शुरुआती तौर पे मैंने आपको कह दिया है, मैं विचारधारा की जंग लड़ते हैं। तो ये क्यों कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने का कारण सिर्फ आप हैं? देखिए ये कौन कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन देशवासी ये जानते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन की जो बात हो रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की प्रस्तावना ये ममता बनर्जी को पहली दी थी। आपको याद होगी कि ये इंडिया गठबंधन की नाम को लेकर श्रेय लेने वाली ममता बनर्जी खुद ही थी। और उन्होंने, याद करो, जिस दिन इंडिया की गठबंधन की नाम हो रही थी, उस दिन भी ममता बनर्जी खुद के राहुल गांधी जी मेरा लीडर है, तो उस समय भी अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी में थे, आज भी है। तो अगर मेरे लिए कोई गठबंधन की रुकावट पैदा हो, तो उस समय में ही हमारे पार्टी के नेता मान लिए एमपी थे, और उस समय मेरा रूख, मेरा तेवर, मेरा रवैया जो था आज भी वही है। आपको लगता है कि राहुल गांधी ही इस समय पूरे गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उन्हें ही बनाना चाहिए था? देखिए किसी को बनाना चाहिए नहीं, जो अलग बात है, लेकिन रोजाना जब देखते हैं कि मोदी से लेकर सारे बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी की छोटे से बड़े सब नेतागण सिर्फ राहुल गांधी जी पे सारे उनका विरोध जताते हैं, राहुल गांधी जी को हर बात में, हर चीज में निशाना बनाते हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं रहती कि बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी जी है। आपके लिए भी मुश्किलें पैदा करते हैं कौन? राहुल गांधी? राहुल गांधी मेरा नेता है, इतना शरीफ सज्जन नेता हिंदुस्तान में और कोई है या नहीं, देखना पड़ेगा, इसके लिए अनुसंधान करना पड़ेगा। ये मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूँ।
ये बताइए कि राहुल जी ने अभी हाल ही में कहा कि हिंदुत्व में एक शब्द है शक्ति और हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस पर क्या कांग्रेस को राहुल गांधी जी की हिंदुत्व बात विरोधी को, माना जाए? राहुल गांधी जी की बहुत सारे बातें हैं जिसको गुमराह किया जाते हैं। राहुल गांधी जी के हिंदू है, खुद शिव की उपासक हो, खुद बोलते हैं। जैनुधारी है, खुद बोलते हैं। मंदिर जाते हैं, खुद बोलते हैं। और शिव शक्ति की पुजारी होते हैं। राहुल गांधी शिव शक्ति की पुजारी होते हैं, तो शिव तो एक शक्ति ही है। राहुल गांधी बड़े धार्मिक आदमी है, लेकिन राहुल गांधी की खामियां क्या है जानते हैं? धार्मिकता की नौटंकी नहीं करना जानते। राहुल गांधी की खामियां ये है। ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कंपैरिजन किया जाता है? कैसे देखते हैं आप इन दोनों में से किसको बेहतर नेता देखते भाई यार हैं? बहन देखते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं देखते। मैं इन दोनों के बीच क्यों तुलना करें? भाई और बहन, और ये कहते हैं कि ये आइडियल ब्रदर और सिस्टर की जोड़ी है। आप जब नौटंकी की बात कर रहे थे तो आपका इशारा किसकी तरफ था, कौन से नेता की तरफ? देखिए, मैं किसी की तरफ नहीं कहते, सब देखते हैं। जो देखते हैं वो जानते हैं, जो जानते हैं उनको क्या सिखाते हैं, वो जरूरत नहीं होते। ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस से बहुत सारे नेता नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं? हाल ही में अशोक चौहान, अजय कपूर, कई लोग जलते चले नाराज गए। होकर नहीं, वो ईडी की दबाव आकर नाराज होकर कोई नहीं जाते। ईडी से मुकाबला करना नहीं आते, डरते हैं, वो डर के मारे भाग जाते हैं। और आज की सत्तारूढ़ पार्टी जो है, इनका जरूर ये तो मतलब अब मानो तो ये कामयाबी जरूर है कि ये बड़ी चालाकी से, सही ढंग से और बड़े धारदार तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को इन्होंने औजार की तरह मतलब इस्तेमाल किए हैं, जिसके चलते बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस नेतागण और विरोधी नेतागण मतलब इसमें घायल हो चुके हैं। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार एनडीए के लिए। दक्षिण भारत से वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं, लेकिन उस सीट पर कांग्रेस के खिलाफ भी हैं। तो ये कैसा गठबंधन है? ऐसा गठबंधन है कि एक क्षेत्रीय मतलब जो समस्याएं हैं उसके मद्देनजर ही होते हैं। इतने बड़े देश है, आज मान लीजिए गर्म महसूस हो रहे हैं, कश्मीर में तो इतना गर्म नहीं महसूस होंगे ना। तो हमारा देश की भूगोल ऐसा है, इतिहास ऐसा है, ये वैचित्र मतलब विविधता जो है, ये विविधता को मानते हुए राजनीति में भी विविधता है। इसलिए कहीं ये लगे कि केरल में हमें इस तरह की चलना चाहिए, बंगाल में लगे इस तरह की चलना चाहिए, लेकिन आमतौर पे जहां भी जो भी हो, अंतिम चरण में बीजेपी के खिलाफ हमें एकजुट होना है, ये सब मानते हैं। अदेदा, कितनी सीट आएंगी कांग्रेस की? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार एनडीए लाएगी। वोटर किसी की कोई भी पार्टी की जेब में रखे हुए पेटेंट भी नहीं है, फिक्स डिपॉजिट की पर्ची भी नहीं है, तो हम कैसे कह सकते कि 400 500 जो मुंह में आते हैं बोल देते हैं। ये एक माइंड गेम करते हैं सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी, लोगों को गुमराह करना, लोगों को बरगलाना और लोगों को झांसा देकर बाद में कह देना कि भाई ये चुनावी मतलब एक मुद्दा थे, ये एक चुनावी जुमला थी। ये झांसा देने में ये माहिर है। चुनाव आयोग की चयन समिति में आप थे, क्या आपको चुनाव आयोग की भूमिका पर इस चुनाव में और ईवीएम की भूमिका पर भरोसा है? देखिए, चुनाव आयोग हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन है, प्रतिष्ठान है, जरूर हमें भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे मांगे भी है। वो हमारा प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान से मांग कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसलिए मांग कर रहे हैं कि ये भी हमारा अधिकार होते हैं। बंगाल के डीजीपी को हटाए जाने को कैसे देखते हैं आप? बंगाल के डीजीपी सब जानते हैं, बंगाल के लोग, ये सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी के ये चपलूसी करने वाला एक ऑफिसर थे, महामत करने वाला एक ऑफिसर है, और इनको बचाने के लिए बंगाल के सीएम साहिबा ने पहले भी रोड पे उतरकर आंदोलन छेड़ दिए थे। चपलूसी करते 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 कितने निचले तक पहुंच सकते हैं एक डीजी कि संदेश खाली पे जाकर से घुमा और इधर उधर भ्रमण किया, अपना कुदरत को थोड़ा अपना लुत्फ उठाया और वापस आ गए।
सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बंगाल की कितनी सीटों पर और आपकी सीट पर इसका क्या असर कुछ होने नहीं वाला है। तो लोग जानते हैं ये और एक झांसा देने वाला है। 4.5 साल 5 साल बाद इनको याद आया सीए कहाँ गए। मैंने पहले कह चुके थे सीए अभी सो रहे हैं। 2021 साल में सीए जग गए थे। उसके बाद मतलब पहले तो 2019 में कानून पारित हुई, बस 2021 तक सीए सो रही थी। 2021 में थोड़ा जगे थे। मोदी जी अपने अटैची भर के सीए एनआरसी लाए थे। दीदी यहाँ से उतारते हुए हिजाब लगाते हुए विरोध कर दिए और ध्रुवीकरण की राजनीति हो गए बंगाल में। अदिता, राम मंदिर बना तो कांग्रेस शामिल नहीं हुई। राम मंदिर का कितना असर जमीन पर वोटरों पर रहेगा आपको लगता है? बंगाल में कुछ नहीं असर है इसका। देश में हो सकता कहीं कहीं हिंदी बेल्ट में, लेकिन ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोग शामिल नहीं हुई। ये बात नहीं है। हम लोग कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं इसलिए हम शामिल नहीं हो पाते हैं। हम भी मंदिर जाते हैं, सब मंदिर सबका है। मंदिर बीजेपी पार्टी के नहीं है, मस्जिद कोई एक व्यक्ति की नहीं है। मंदिर मस्जिद सबका है। ये देश राम रहीम दोनों का है। ये देश तो सबका है, लेकिन इस बार वोट देना भी सबका अधिकार और सबका कर्तव्य दोनों साथ में होगा। धन्यवाद अदिता हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सुबीर रॉय के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी न्यूज।